लीगल एस्पेक्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक केस को समझने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह। जसबीर सिंह का जो ये केस है इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस जसबीर सिंह के केस के दौरान हम 3 और केसेज पढ़ेंगे, जिसमें से पहला केस है प्रीतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 में ये केस आया था। दूसरा है इकबाल मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा, 2005 का ये केस है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन दिया था। और तीसरा केस है शरद पवार वर्सेस जगमोहन डालमिया, ये केस 2010 में आया था। अब हुआ क्या, इस केस का ये जो हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह का केस है, ये केस दोनों जो केसेज हैं इसमें ये डिसाइड किया गया था कि क्या वेदर सेक्शन 340 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मैंडेट्स ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द would be accused before a complaint is made under section 195 of the code by a court। यानी इस केस में जसबीर सिंह का केस है। एक तो इस केस में इस बिंदु पर चर्चा की गई कि जो सेक्शन 340 सीआरपीसी है उसमें एक इंक्वायरी करनी होती है। किस बारे में वो इंक्वायरी होती है कि क्या जो जो क्लेमेंट व्यक्ति है या जिसने कंप्लेंट पेश की है उसने झूठी कंप्लेंट पेश की है। आप जानते हैं कि 340 सीआरपीसी में कोर्ट जो है, जो कोर्ट के दौरान प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें अगर किसी ने कोई फोर्स्ड डॉक्यूमेंट पेश किया है या कोई झूठी गवाही दी है तो कोर्ट उसकी कार्रवाई कर सकता है। और इसके लिए धारा 340 सीआरपीसी के तहत कोर्ट को एक परिवाद पेश करना होता है। वो परिवाद कौन से ऑफेंसेज में पेश किया जाएगा, ये बात सेक्शन 195 1B सीआरपीसी में लिखी हुई है। 195 1B सीआरपीसी में 195 1B सीआरपीसी में कुछ ऐसे केसेज का हवाला दिया गया है, जैसे सेक्शन 193 191 192 194। आप जानते हैं कि सेक्शन 191 झूठे साक्ष्य कोर्ट में पेश करने पर सज़ा का प्रोविज़न करता है। तो 191 में तो इसकी परिभाषा दी हुई है कि झूठा केस पेश करना क्या होता है, और 193 में उसकी सज़ा दी हुई है। और 192 में सज़ा को 192 में झूठी साक्ष्य फैब्रिकेट करने का ऑफेंस बताया गया है। तो 191 और 192 की सज़ा 193 में दी हुई है। इसके बाद 194 इसके गंभीर रूप है, 195 196 ये आगे ये चलते रहते हैं। तो ये जितने भी केसेज हैं जिनमें कोई व्यक्ति झूठी गवाही कोर्ट में देता है या झूठा कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करता है, तो इसके लिए कोर्ट को परिवाद पेश करके ही कोर्ट अपना मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इसके लिए कोर्ट को कंप्लेंट दाखिल करनी होती है, यानी इनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। ऐसे केसेस में कोर्ट जो है परिवाद पेश करता है। लेकिन परिवाद पेश करने से पहले वो धारा 340 सीआरपीसी के तहत एक इंक्वायरी करता है। तो ये जो जसबीर सिंह का केस है, इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि इस धारा 340 सीआरपीसी के तहत जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसका स्कोप क्या होगा, उसका एम्बिट क्या होगा, यानी किस हद तक वो और क्यों वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट करेगा, और उसमें क्या तथ्य वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, और क्या ऐसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये जो सेक्शन 340 है इसके अंदर मैंडेटरी है क्या, कि आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी, और अगर नहीं की तो क्या वो केस फेल हो जाएगा। तो इस जसबीर सिंह के केस में इस बात पर चर्चा हुई। दूसरा इसमें एक और पॉइंट था चर्चा का, वो ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बिंदु थे जो दोनों, यानी यूँ कहें कि कुछ केसेस थे जिनमें 2 विरोधी बातें कही गई थी। कौन कौन से केस थे कि एक तो शरद पवार का केस था, शरद पवार वर्सेज जगमोहन डालमिया का केस था।
इसमें माननीय ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो 2010 में आया। और 2 केसेस प्रीतीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, प्रीतीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। ये प्रीतीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, ये 2002 में आया था। और दूसरा इसमें इकबाल मारवा का केस था, इकबाल मारवा केस। ये 5 जजेज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 5 ऑनरेबल जजेस इसमें शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट है 2005 में आया। तो जब जसबीर सिंह का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट 2022 में डिसाइड कर रही थी, तो उसके सामने ये 2 विरोधी केसेस सामने थे। एक केस में जो शरद पवार का केस था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो 340 में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो करना मैंडेटरी है, इसमें ये कह दिया। लेकिन जो इकबाल सिंह मारवा का केस था, इसमें इन्होंने ये कहा था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना मैंडेटरी नहीं है। तो इनमें कह दिया मैंडेटरी नहीं है, और शरद पवार के केस में ये कह दिया कि मैंडेटरी है। तो कौन सी बात को माना जाए? और इसके आधार पर अदर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं तथा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके सामने भी एक दिक्कत उत्पन्न हो गई थी कि इनमें से माननीय सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट माना जाए। तो जसबीर सिंह के केस में इसी बिंदु पर चर्चा हुई। तो क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें ये कहा कि इन्होंने इसको चर्चा में करते हुए जो है इसको ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया उन्होंने। मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इसको चर्चा जो बिंदु है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने इकबाल मारवा के केस में जो कहा और जिसके आधार पर ये पैरा 23 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इन्होंने ये किया है, यहाँ इसको डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 340 की जब हम इंक्वायरी करते हैं, ये देखिए पूरा इंग्लिश में है तो मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, बट उससे क्या होगा, पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि 340 की जो वर्डिंग है वो ये वर्डिंग है कि कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी ये कहा कि कोर्ट की जो राय है, कोर्ट की राय है, क्या राय है कोर्ट की, कि न्याय के लिए ऐसा आवश्यक है। यानी कोर्ट अपने दिमाग में एक विचार बनाए और विचार क्या हो कि न्याय के लिए धारा 340 की इंक्वायरी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है, कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। कोर्ट के अंदर सत्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि सत्य ट्रू फैक्ट्स के आधार पर ही ट्रू डिसीजन आ सकता है, ट्रू डिसीजन आ सकता है ट्रू फैक्ट्स के आधार पर ही। अगर पार्टीज या लिटिगेंट्स कोर्ट का फ़ायदा उठाएंगे, कोर्ट की प्रक्रिया का फ़ायदा उठाएंगे या झूठे केस फाइल करेंगे, झूठी गवाही देंगे, तो जो न्याय का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी मामले में न्याय की प्रक्रिया का हनन हुआ है, न्याय की प्रक्रिया का अगर हनन हुआ है, ग्रॉस इनजस्टिस किसके साथ हुआ है? कोर्ट की प्रक्रिया के साथ मजाक बनाया गया है कोर्ट की प्रक्रिया का, तो कोर्ट जो है इस बात को उचित समझेगा कि इस मामले में परिवाद पेश करना चाहिए और इसके लिए दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को
नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। जांच करना भी ज़रूरी नहीं है। कोर्ट को लगेगा कि जांच करनी चाहिए तो जांच करेगा, कोर्ट को लगेगा कि जांच नहीं करनी चाहिए तो नहीं करेगा। और इकबाल सिंह के केस में यही कहा कि हमें ये नहीं देखना है कि झूठी गवाही से एक पार्टी के हितों को कितना कुठाराघात हुआ, हितों को कितना नुकसान हुआ है, या कितना कुठाराघात हुआ है, या उसके साथ कितना सीरियस उसके हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये नहीं देखना है हमें ये देखना है कि न्याय की प्रक्रिया को, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को कितना नुकसान हुआ है। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान हम देखेंगे। तो अगर किसी मामले में पार्टीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लेकिन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही मिनिमम नुकसान हुआ है, तो हमारे लिए परिवाद पेश करना आवश्यक नहीं होगा। और अगर जस्टिस प्रक्रिया को, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे केस छोटा हो, तो भी हम परिवाद पेश करेंगे। तो अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जसबीर सिंह के केस में क्या डिसाइड किया? जसबीर सिंह के केस में ये डिसाइड किया कि जो शरद पवार का केस था वो केवल मात्र एक ऑर्डर था, ठीक है, केवल मात्र ऑर्डर था, उसमें कोई जजमेंट पास नहीं हुआ था, जजमेंट पास नहीं हुआ था। पहली बात तो ये। दूसरा, उसमें ये भी डिसाइड हुआ कि इसमें ना तो इकबाल मारवा के केस को रेफ़र किया गया। इकबाल मारवा का जो केस था वो उसमें कोई वर्णन उसका शरद पवार के केस में नहीं हुआ, जबकि शरद पवार का केस तो 2010 में आया है और इकबाल मारवा का माननीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, तो ये तो जजमेंट रेफर होना चाहिए। इसी तरह जो प्रीतीश नंदी वाला केस था, प्रीतीश नंदी का केस, नंदिनी प्रीतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है वो 2002 में आया था, तो ये दोनों केस पहले आ गए थे। इसके बावजूद जो है शरद पवार के केस में इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया और सीधे ही शरद पवार में इनके विपरीत बात कह दी गई कि भाई 340 की इंक्वायरी मैंडेटरी है, जबकि इकबाल मारवा के केस में ऐसा कोई व्यू नहीं दिया गया था। तो इसलिए जो ये जसबीर सिंह का जो केस 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसमें इकबाल मारवा और प्रीतीश नंदी के केस को सही ठहराया गया और उनको फॉलो किया गया और ये कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इकबाल मारवा के अंदर व्यू था वही व्यू हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए 340 की इंक्वायरी अगर हम करते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कितना है। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यानी न्याय के हितों की बात हम करेंगे। कोर्ट अपना ये ओपिनियन फॉर्म करे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसमें कितना प्रभावित हुआ है, न्याय की प्रक्रिया को कितना बाधित किया गया है। इसमें हम पार्टीज के हित को नहीं देखा जाएगा, उनको भले ही कितना ही सीरियस नुकसान हुआ हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में, भारी भारी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए जाते हैं, लेकिन उनसे न्याय की प्रक्रिया कितनी बाधित हुई है, न्याय की प्रक्रिया को कितना नुकसान हुआ है, कोर्ट की प्रक्रिया का, प्रोसेस ऑफ लॉ का कितना दुरुपयोग हुआ है, कितनी इससे उसको न्याय का जो सिस्टम है वो उसको कितनी बाधा पहुंचाई गई है, उसके साथ क्या ऑफेंस और कितनी ग्रेविटी का ऑफेंस हुआ है, ये सब अगर साबित हो जाता है तो हम उसमें 340 के तहत जो है इंक्वायरी करेंगे और उसमें परिवाद पेश करेंगे, या अगर ज़रूरत हुई तो हम दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। स्टेट ऑफ पंजाब जसबीर सिंह क्रिमिनल अपील नंबर 335/2020-2022 में ये जजमेंट आया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि आज का हमारा ये मुद्दा क्या था। धन्यवाद दोस्तों, और आइंदा भी आपके समक्ष में ऐसी वीडियो लाती रहूँगी ताकि आपका जो लीगल नॉलेज है वो बढ़ता रहे, क्योंकि इस सिस्टम को
ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है इसको मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है। हमारे समाज में अच्छे वकील होंगे, अच्छे जज होंगे, अच्छी पुलिसिंग होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बनाए रखी जाएगी और उसमें सभी का हित है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखने में सभी का हित है, क्योंकि लॉ सुप्रीम है। लॉ को ही हमें व्यक्ति आते जाते रहते हैं, कभी कोई व्यक्ति ताकतवर होता है, कभी कोई व्यक्ति ताकतवर होता है। अगर हमने पर्सनल ताकत को किसी व्यक्ति की ताकत पर हमने भरोसा किया तो व्यक्ति हमेशा नहीं रहता, लेकिन लॉ जो है एक सिस्टम जो है वो हमेशा रहता है। और हमारी पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए लॉ के सिस्टम को बनाए रखना ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।